नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया जिसको मोस्ट कॉमनली हम हाइव्स भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये कैसे होता है, इसका मेन जो है इलाज क्या है और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कभी ना कभी हम सबको एक ना एक बार जो है अर्टिकेरिया का या हाइव्स का ये एपिसोड्स हुआ होता है। अब कैसे सडन, अगर बहुत बार आप सुने होंगे कि कोई लोग जो है जैसे एग का व्हाइट जो है, अंडे का उजला वाला पार्ट खाया, या पीनट्स खाया, बादाम खा लिया, या जो है झींगा मछली खा लिया, या ऐसा कोई कंबल जो है पुराना कोई कंबल अगर ओढ़ के सो गया, तो ये सब कंडीशंस में देखा जाता है सडन किसी का जो है शरीर में रैसेज निकलने लगता है, व्हील्स जैसा। जैसा मैंने ये दिया है पिक्चर में, आप देख सकते हैं। और ये रैसेज फिर धीरे धीरे फेड भी कर जाता है, बट बहुत खुजली होने लगती है। और कभी कभी ये रैसेज काफी बढ़ भी जाता है, और बढ़ने के चलते बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी होठ वोठ भी पूरा फूल जाता है, आंखों के पास भी फूल जाता है, जिसको हम एंजियोडीमा बोलते हैं। कभी कभी एयरवे को भी इन्वॉल्व कर लेता है, सांसों में तकलीफ होती है, फिर वो एनाफाइलैक्सिस की तरफ चला जाता है। बट आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया मेनली जो होता है 6 सप्ताह से कम वाला होता है और 6 सप्ताह से ज्यादा होता है। 6 सप्ताह से कम वाला को हम बोलते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया, और 6 सप्ताह से ज्यादा वाले को ऑब्वियसली हम क्रोनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। एक्यूट वाला मेनली जो होता है कोई ना कोई एलर्जिक चीज जो है उसको ये कॉज कर रहा है इस प्रॉब्लम को। और क्रोनिक की अगर हम बात करें तो क्रोनिक अर्टिकेरिया जो होता है ऑटो इम्यून मीडिएटेड होता है, उसमें जो है एलर्जेंस का इन्वॉल्वमेंट जो है एब्सेंट होता है। अब अगर हम बात करें कि टेस्ट हम कैसे कराएं, टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ट बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है। भले ही हम सीरम आईजीई टेस्ट करा लेते हैं, सीबीसी में इयोसिनोफिल देख लेना चाहिए, साथ में जो है अगर क्रोनिक की बात करें तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी जो होता है ये देख लेते हैं, क्योंकि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, एंटी टीपीओ अगर जिनका ज्यादा आता है, उन केस में जो है क्रोनिक अर्टिकेरिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज जो टेस्ट जो हम लोग ज्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जिक प्रोफाइल टेस्ट, या तो स्किन एलर्जी टेस्ट सैट बोलते हैं, या सीरम एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। अब उसमें क्या है कि आपको पूरा जो है चीजें जो है लिखी हुई आ जाएंगी, आपका या तो ब्लड लिया जाएगा या स्किन पे जो है एलर्जेंस को डाल डाल के देखा जाएगा कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनेगा। और रिपोर्ट में 200-250 चीजें रहेंगी कि ये चीज नहीं खाना है, इसमें प्लस दिया रहेगा, इसमें प्लस दिया रहेगा, किसी में डबल प्लस ट्रिपल प्लस, तो उन चीजों को अवॉइड किया जाता है। बट मैं एक बात बोलूं कि ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता है, स्पेशली अगर हम क्रोनिक की बात करें। क्योंकि देखिए, ये सब टेस्ट आप कब कराएंगे? कोई आदमी एक ही बार अगर आता है, पहली बार सडन जो है देखा कि पूरा शरीर में व्हील्स और ये रैसेज हुआ है और आपके पास आया और एक्यूट अर्टिकेरिया है, तो उसमें तो आप नहीं कराएंगे ये टेस्ट। एलर्जिक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोफाइल टेस्ट है आप कब कराएंगे? जब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्रोनिक अर्टिकेरिया। और क्रोनिक आपको मालूम है कि एलर्जन से मेनली होता ही नहीं है, ये ऑटो इम्यून मीडिएटेड होता है। भले ही आप टेस्ट करा लीजिए, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा पेशेंट को, कुछ चीजें जो कुछ ट्रिगर है, हो सकता है कि अगर वो अवॉइड करे तो उनको काफी बेनिफिट हो सकता है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं सीधे ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर एलर्जिक, खासकर जो अर्टिकेरिया होता है, जो एक्यूट होता है, इस कंडीशंस में आपको सबसे जो मेन रोल होता है वो हिस्टामिन का रोल होता है। शरीर में जो केमिकल है हिस्टामिन, और इसी हिस्टामिन का ज्यादा निकलता है ये मैस्ट सेल से, तो एंटी हिस्टामिन आपको देना होगा। एंटी हिस्टामिन बहुत तरह के आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, मतलब बहुत सारे हैं। सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन और क्लोरफेनामिल मैलिएट, बेनाडिल, बहुत कुछ है। बट कैसे चूज करेंगे? पेशेंट के नीड के हिसाब से चूज करेंगे। सेकेंड जनरेशन यूजुअली एंटी हिस्टामिनिक हम चूज करते हैं, और उसमें भी हम देखते हैं कि जिससे जो है नींद एकदम ना आए, क्योंकि जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, खासकर फर्स्ट जनरेशन वाले, बहुत ज्यादा सीडेटिंग थे, बहुत नींद आती थी, तो ऐसा ना हो कि पेशेंट काम ही ना कर पाए। इसीलिए जो है हम चूज करके उसमें से देते हैं। आजकल बहुत न्यूअर अच्छे अच्छे आ गए हैं, जैसे फिक्सोफेनाडिन एलेग्रा नाम से आता है, बिलास्टिन, बिलाश्योर, बिलाजेस्ट नाम से आता है, लोराटिडीन आता है, लीवोसेट्रिजिन आता है। तो इसमें से कोई भी एक जो है इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और कुछ दिनों के लिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, 5 to 7 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाएगा। नहीं ठीक होगा तो फिर फर्दर स्केलेट किया जाता है। बट मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, एंटी हिस्टामिनिक्स आपको देना है। और क्या देते हैं? और एड ऑन थेरेपी में, मतलब इसके साथ ऐड कर देते हैं मोन्टेल्यूकास्ट, और ये होता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो बहुत बार आप कॉमनली सुने होंगे मोन्टिना एल या मोन्टेयर एलसी,
मोंटेलुकास्ट लीवोसेट्रिजिन, तो ऐसा दवा जो है दिया जाता है, या मोंटेलुकास्ट प्लस फेक्सोफेनाडिन, मोन्टेयर एफएक्स करके आता है, तो ये दिया जाता है। अब क्या होता है कि अगर सपोज कि अब क्रोनिक की हम बात करने लगे, अब कि क्रोनिक में जो है 6 सप्ताह से ज्यादा से है, 1 साल से है, काफी दिनों से है, तो ये सब केस में क्या होता है कि एंटीहिस्टामिनिक चूज कर लिए सेकेंड जनरेशन जो सूट करता हो पेशेंट को। और अगर मान लीजिए पेशेंट बोलता है कि हमको नींद नहीं आती है, तो आप उसको ऐसा एंटीहिस्टामिनिक दीजिए जिससे नींद आए, जैसे कि हाइड्रोक्सीजिन, एटरेक्स दे दीजिए रात को। तो पेशेंट के नीड के हिसाब से आपको दवा देना होगा। अब बात करते हैं, साथ में जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ऐड कर दिए मोंटेलुकास्ट। अब फिर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो गाइडलाइंस बोलता है कि जो एंटीहिस्टामिनिक्स आप दिए हैं उसका मैक्सिमम आप 4 गुना तक आप दे सकते हैं। सपोज आपने किसी को लीवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम दे दिया, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, आप 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 तक दिया जा सकता है। 20 देने से पहले कोई दवा शिफ्ट ना करें, मैक्सिमम इसका 4 टाइम्स देके आप देख ले, और साथ में जो है मोंटेलुकास्ट तो रहेगा ही। अब बात आती है कि इसको देने के बाद भी अगर सपोज रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, इस केस में एक और जो है एंटीहिस्टामिनिक या बोलिए एंटी डिप्रेसेंट वो दवा देते हैं, और जिसका नाम है डॉक्सीपिन, जो कि मार्केट में स्पेक्ट्रा नाम से आता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग H1 और H2 ब्लॉकर है, एंटीहिस्टामिनिक्स की तरह काम करता है, लेकिन नींद बहुत आएगा, इससे प्रॉब्लम होती है, और खासकर रात में जिसको बहुत परेशानी है, तो फिर ये ऐड करते हैं। मतलब शुरुआत किए हम एक अच्छा चुन लिए पेशेंट के हिसाब से, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, साथ में मोंटेलुकास्ट। उससे रिस्पॉन्स नहीं हुआ, मोंटेलुकास्ट ऐड कर दिए। उससे रिस्पॉन्स नहीं हुआ, मैक्सिमम 4 गुना बढ़ा दिए जो है एंटीहिस्टामिनिक। उससे भी देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और 4 गुना बढ़ा दिए और मोंटेलुकास्ट भी दे दिए, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं। तब जब जाके है जो है रात को हम ये डॉक्सीपिन स्पेक्ट्रा बहुत कुछ पेशेंट्स में देते हैं, बट कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो सब चीजों के रहते हैं। जैसे डॉक्सीपिन जो है आप ग्लोकोमा के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होता है, मुंह बहुत सूख जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद भी इन सब चीजों से भी अगर ठीक नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे। फिर इसके बाद जो आता है दवा, दैट इज ओमैलीजुमैब, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, दाम 6,000 से लेके 12,000 तक होता है, महीने में एक इंजेक्शन लिया जाता है, 4 सप्ताह तक ये मतलब 30 दिन तक ये काम करेगा। फिर आपको महीने महीने 6 से 12 इंजेक्शन चमड़ी में लेना पड़ता है, जैसे इंसुलिन। बट प्रॉब्लम यही है कि कोई भी आपको बोलेगा कि ये खुजली के लिए और इसके लिए इतना खर्च करना, खासकर ये 10,000 12,000 एक इंजेक्शन के लिए, तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, तो अगर ये नहीं दे पाएंगे तो फिर ऑटो एंटीबॉडी के चलते हो रहा था क्रोनिक अर्टिकेरिया, आपको मालूम है कि ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था क्रोनिक अर्टिकेरिया में, तो आपको इम्यूनो सप्रेसेंट देना होगा। और इम्यूनो सप्रेसेंट जो टैबलेट होता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो हो गया, या एजाथायोप्रिन या मेथोट्रेजिट, मेनली साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट रेजिम यही है, सबसे पहले एंटीहिस्टामिनिक, साथ में ऐड कर दीजिए मोंटेलुकास्ट। उसके बाद भी नहीं होता है, बढ़ा दीजिए, अप टू 4 टाइम्स डोज बढ़ा दीजिए और साथ में मोंटेलुकास्ट। उससे भी नहीं होता है तो साथ में डॉक्सीपिन या जो स्पेक्ट्रा बोले वो रात को ऐड कर दीजिए। उससे भी नहीं होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज ओमैलीजुमैब, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर उसमें नहीं होता है, अगर ये नहीं दे पाते हैं तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दैट इज साइक्लोस्पोरिन जो है ये करके है, ये दिया जाता है पर्टिकुलर डोज में। और अगर बात आती है इसमें स्टेरॉयड का कहाँ रोल है, स्टेरॉयड का रोल बहुत लिमिटेड है, बहुत दिन तक तो दे ही नहीं सकते हैं, लॉन्ग केस में, क्रोनिक केस में तो देते नहीं है। अगर सपोज कि बहुत ज्यादा अगर रिएक्ट कर गया है शरीर, बहुत ज्यादा अगर एलर्जिक रिएक्शंस दिखने को मिल रहा है, स्किन रिएक्शंस, और काफी सीवियर इचिंग है, तो 3 से 5 दिनों के लिए स्टेरॉइड्स एक पर्टिकुलर डोज में 0.3 to 0.5 जो है मिलीग्राम पर केजी करके दिया जा सकता है, बट रिमेंबर ओनली फॉर 3 to 5 डेज, उससे ज्यादा नहीं। अर्टिकेरिया वाले पेशेंट्स को आपको समझाना होगा कि अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि थायराइड के साथ में मिलता है ये टीपीओ एंटीबॉडी रहता है, तो थायराइड का कंट्रोल करके रखिए, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लीजिए, और कुछ ट्रिगर फैक्टर्स अगर हैं तो उनसे आप दूर रखिए। लॉन्ग टर्म दवाइयां आपको लेनी होगी, लॉन्ग टर्म
जो एंटीहिस्टामिनिक्स अगर लेने की जरूरत पड़ेगी, और लेना ही पड़ता है 3 महीने 6 महीने उससे भी ज्यादा, मोन्टेयर एलसी, मोन्टिना एल, मोन्टेयर एफएक्स, ये सब आप जानते होंगे चलता है, बट ये लॉन्ग टर्म दिया जाता है और देने से कोई घाटा यूजुअली नहीं है। गाइडलाइंस बोलता है कि बेनिफिट बहुत ज्यादा है, घाटा को आप इग्नोर कीजिए। तो यही रहा आपका अर्टिकेरिया का। अब बहुत बार क्या होता है कि अर्टिकेरिया के साथ साथ सडन बॉडी ओवर रिएक्ट किया, जो मैंने बोला होठ फूल गया, आंखें फूल गई, अंदर में जो है आप देखेंगे जीभ भी जो है काफी जो है स्वेलिंग हो गया, सांस में तकलीफ हो गया और बीपी फॉल कर गया, ये एनाफाइलैक्सिस हो गया। इस केस में ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामिनिक्स नहीं है, इस केस का ट्रीटमेंट एड्रेनलिन, दैट इज इंजेक्शन इपिनेफ्रिन जो है आपको एड्रेनलिन देना पड़ेगा, जो आता है 1:1000 डाइल्यूशन, और वो आपका इंट्रामस्कुलर देना पड़ता है। और एयरवे को मेंटेन कीजिए, क्योंकि पूरी तरह से जो है आपका जीभ पीछे की ओर फुल गया है, एयरवे चोक हो रहा है, लैरिंग्स भी स्वेलिंग है, तो इनका ध्यान आपको, तो इसका ध्यान आपको पहले देना होगा एयरवे को। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।